मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024868। आज अपन इसके पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 1.5 year at 10% per annum is 30 rupees more than the simple interest on the same sum for 1 year at 12% per annum. Find the sum. चलिए हमें यहाँ से क्या करना है, सम फाइंड करना है कि वो प्रिंसिपल क्या था। कह रहे किसी धनराशि पर 1 से 1/2 साल के लिए 10% से साधारण ब्याज। रेट हम लोगों को दे रखी है 10%। टाइम हम लोगों को दे रखा है 1.5 year। तो यहाँ से अगर SI परसेंटेज निकाले तो वो क्या होगा, रेट इंटू टाइम, तो वो क्या आएगा 10 इंटू 3/2 क्या आ जाएगा 15%। फिर सेकंड कंडीशन के अंदर हमें कह रहे हैं कि उसी धनराशि पर 1 साल के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज। तो अगर नेक्स्ट वाला SI परसेंटेज निकालूं, रेट है 12%, टाइम हमारे पास 1 ईयर, तो क्या आ जाएगा 12%। दोनों SI परसेंटेज में डिफरेंस कितना आएगा 3% का। हम कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस है 3% का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने रुपए का डिफरेंस है 30 रुपीज़ का। तो 3% की वैल्यू 30 रुपीज़। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर निकाल लें तो 30/3%। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, 100% की। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 3 से चला जाएगा 10 बार, 10 इंटू 100 क्या आ जाएगा 1000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का है जो हमने करा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 ये रहा हमारे सामने। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज 2500 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months, 2750 रुपीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 months and 3550 ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. If the total saving during the year was 5500, what is the average monthly income of the family? चलिए देखिए ध्यान देना, हमें पहले 4 महीने का टाइम हमें दे रखा है, स्टार्टिंग के इनिशियली 4 months का हमें एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है 2500। तो इन चारों मंथ्स का टोटल अगर अपन एक्सपेंडिचर निकालें तो क्या आ जाएगा 10,000। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 months के अंदर हम लोगों का टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर है 2750। तो यहाँ से अगर अपन इन 5 months का टोटल अगर अपन खर्चा निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13,750 रुपये। और अगले 3 months का एवरेज एक्सपेंडिचर हम लोगों को दे रखा है 3550। तो ये हमारे पास क्या जाएगा 10,650 रुपये। तो टोटल उस फैमिली का अगर अपन एक्सपेंडिचर निकालें तो मेरे पास यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 34,400 रुपीज़। ये फैमिली का एक्सपेंडिचर था और 5500 रुपये उनकी मासिक बचत थी। सॉरी 5500 रुपये मासिक नहीं, टोटल बचत थी। तो ये इनका एक्सपेंडिचर है। इसमें अगर अपन इसकी सेविंग ऐड कर दें तो 5500 रुपीज़ अपन इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये टोटल कितना आ जाएगा 39,900। ये पूरे उसके पूरे साल की इनकम आ जाएगी, क्योंकि इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, सेविंग हमें पता है, तो टोटल इनकम आ गई। अब मुझे उसकी चाहिए मंथली इनकम। तो मंथली इनकम निकालने के लिए इस टोटल इनकम में अपन किसका भाग दे दे 12 का। तो क्या आ जाएगा 12 3 36 बच जाएगा 339। फिर चला जाएगा 3 टाइम 36 बच जाएगा 30 फिर चला जाएगा 2 टाइम बच जाएगा मेरे पास 24 6 60 फिर चला जाएगा 5 टाइम। तो क्या आ जाएगा 3325 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या गया, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे हैं व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 8% इट बिकम 120% ऑफ इटसेल्फ, द नंबर इज। कह रहे जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है कि क्या है। देखिए हमने कहा कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। अब जब हम उसको 8 से बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाती है 120%।
कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, लेकिन 8 से बढ़ाने पर 120% हो जाता है। इसका मतलब कितने परसेंट से बढ़ जाता है? 20% से। हम कह रहे हैं 20% से बढ़ जाता है, और वो क्या कह रहे हैं? 8। 20% की वैल्यू 8, तो हमें नंबर की वैल्यू चाहिए 100% की, तो 8/20% इंटू 100%, ये चला जाएगा 5 टाइम 8 इंटू 5 क्या बन जाएगा? 40। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 40। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात काम आ रही है कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। अगर 120% हुआ, इसका मतलब कितने परसेंट से बढ़ा? 20% से। और 20% की वैल्यू 8, तो नंबर क्या आ जाएगा? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। एक घन का आयतन घटकर 72.9% कर दिया जाता है, तो घन की भुजा में कितनी कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, हमें बताना है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस टू 72.9%। अगर मैं किसी क्यूब का इनिशियली वॉल्यूम 100 ले लेता हूं, तो अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम अगर हमारे पास 100 था, तो अब हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या जाएगा? 72.9% हो गया, इसका मतलब 72.9 हो गया। अब वॉल्यूम 100 से 72.9 हुआ, तो अगर मैं पॉइंट हटाने के लिए लिखूं तो वॉल्यूम इनिशियली 1000 था, और अब कितना हो गया? 729। वॉल्यूम हमारे पास क्या किसी भी क्यूब का ए क्यूब होता है, तो अगर हमें ए चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट में 1000 रेशियो के अंदर क्यूब रूट के अंदर क्या जाएगा? 729। अब 1000 क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो क्या निकलेगा? 10, और 729 क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा? 9। हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या थी? 10, और अब बन गई 9। तो कितनी डिक्रीज हुई हमारे पास वैल्यू? 1। किससे डिक्रीज हुई? 10 से। परसेंटेज में चाहिए हम लोग क्या करें? इंटू कर दें 100% से, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 10%। तो वैल्यू कितने परसेंट डिक्रीज हो गई? 10%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। ये क्वेश्चन जो हमारे पास था, हम कह सकते हैं मेंसुरेशन में से था, हम कह सकते हैं नेट इफेक्ट में से था, हम कह सकते हैं सक्सेसिव चेंज में से था, कहीं से भी कह लो, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट सब जगह सेम ही लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है डीआई का क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इस बार ग्राफ का पढ़ना है और इसके आंसर्स करने हैं। हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें दे रखा है उनके द्वारा मिलने वाले उनको मार्क्स। हमें बताना है कितने स्टूडेंट ने कक्षा के औसत अंकों से कम अंक प्राप्त करे। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनका स्कोर एवरेज से कम है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पता है एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्कोर 125 है, तो उस स्टूडेंट का टोटल स्कोर हुआ 125। 3 ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर 130 है, तो ईच का स्कोर अगर 130 तो 3 का स्कोर क्या हुआ? 390। 2 ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर 135 है, तो टोटल स्कोर हुआ 270। 8 ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर 140 है, तो उनका अगर अपन यहाँ से टोटल स्कोर निकालें तो क्या आ जाएगा? 1120। 140 गुना 8 कर देंगे, 140 इंटू 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1120। हमारे पास 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर 145 है, तो टोटल स्कोर अगर अपन निकालें तो क्या आ जाएगा? 725। फिर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 150 है, तो टोटल 600। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोर 160, तो ये क्या है? 160। तो अब अगर अपन इन सबका टोटल निकालें, 125, 390, 270, 1120, 725, 600 और 160, इन सब का अगर अपन टोटल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, 19, 21, 23, 29, कैरी बच जाएगी 2, 3, 6, 8, 9, 9 और 7 क्या आ जाएगा? 16, 6, 22 और 23 क्या आ जाएगा? 3390। ये स्कोर आया इन सब स्टूडेंट्स का टोटल। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 + 3 4, 6, 14, 19, 23, 24। तो 24 स्टूडेंट्स का अगर ये स्कोर है तो इनका एवरेज स्कोर क्या होगा? टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 3390 के अंदर अगर 24 का डिवाइड करें, 3 से हम इसको कैंसिल कर दें, 3390 अपॉन में 24, अगर अपन इसको 3 से कैंसिल कर दें तो ये क्या? 8 टाइम, ये चला जाएगा 1130। 1130 में अगर 8 का भाग दें, 8 से भाग गया, एक बार बच जाएगा 3, 33,
चला जाएगा 4 बार, 8 चौक 32, बच जाएगा 1 10, फिर चला जाएगा 1 बार, बच जाएगा 2/8 या 1/4। तो हमारा एवरेज स्कोर क्या हुआ? एवरेज स्कोर हमेशा क्या हुआ? टोटल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज स्कोर आया 141.14। अब 140 से ज्यादा वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5, 4 और 1। और हमसे पूछा है उससे कम वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो कम वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 8 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14, ये हमारे पास आया। अब ये डीआई का क्वेश्चन था, लेकिन हमें इसमें एवरेज स्कोर निकालना पड़ा, क्योंकि एवरेज स्कोर के बिना हम लोग अपना सही आंसर नहीं दे सकते थे। कई लोग डायरेक्ट देखते हैं कि 140 पर 8 स्टूडेंट है तो ये एवरेज होगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि यही एवरेज होगा, एवरेज इसके नियर बाय होगा, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं, लेकिन कम होगा या ज़्यादा वो फाइंड करने पर ही पता लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। अभी पेपर के हमने 5 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 56 देखिए हमारे पास बड़ा इजी सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले अगर अपन अपना क्वेश्चन लिख लें तो क्या लिखें? 3 - 3 × 3 प्लस क्या आएगा? 3 डिवाइड में 3 प्लस क्या आएगा? 3 × 5 इंटू के अंदर क्या आया? 2 of 5 प्लस के अंदर हमें नेक्स्ट वाली टर्म दे रखी है, प्लस में हमारे पास लिखा हुआ है तो थोड़ा सा गैप देकर अपन लिख लेते। 2 + 2 डिवाइड के अंदर 2 + 2 इंटू के अंदर 2 माइनस में 2। चलिए सबसे पहली टर्म को सोल्व करें तो 3 में 3 का डिवाइड करा, क्या बचा? 1। फिर हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9। तो 3 - 9 + 1 + 15, तो 15 + 1 16 - 9 क्या बचेगा? 10। अब 10 इंटू क्या आया? 2 of 5, 2 of 5 क्या बना? 10। तो 10 इंटू 10 क्या बना? 100। तो फर्स्ट टर्म को सोल्व करा तो क्या आया? 100 प्लस में इस टर्म को अगर सोल्व करें तो 2/2 क्या बनेगा? 1। 2 इंटू 2 4 - 2 प्लस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 1 क्या बनेगा? 5। तो 100 + 5 क्या बना? 105। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये डीआई का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा और कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। 57 ये रहा हमारे सामने, कह रहे किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हम सीपी ले लेते हैं, सीपी का 70% बराबर है एसपी के 40% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालें तो क्या 4:7 आ जाएगा। तो 4 में अगर हम परचेज कर रहे हैं और 7 में बेच रहे तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का कितने पर? 4 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 4 से चला जाएगा 25 टाइम, 25 इंटू 3 क्या आया? 75%। तो उससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75%। का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारे पास आया। ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ सीपी का 70% एसपी के 40% के इक्वल करना था, इतने में हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 ये रहा हमारे सामने। अब देखो ये फिर से प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमें क्या कर रहा है, यदि एक दुकानदार 5 खरीदने और 1 मुफ्त पाए की एक छूट योजना की घोषणा करता है, तो हमें उसका इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। What is the effective discount percentage if a shopkeeper offer a scheme discount buy 5 get 1 free। अब buy 5 get 1 free, तो देखो जब भी फ्री आर्टिकल्स देता है तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज में बदलने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फ्री आर्टिकल्स अपॉन टोटल आर्टिकल्स इनटू में 100%, फ्री आर्टिकल्स अपॉन टोटल आर्टिकल्स इनटू 100%। तो उसने फ्री आर्टिकल कितने दिए? 1, कितने की खरीद पर? 5 पर। तो 5 और 1 टोटल कितने मिले? 6। तो 1/6 इंटू 100%, और 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3% या 16.67%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहला भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था और ये भी प्रॉफिट लॉस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 59 देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ए 15% इज यूज एज हाउस रेंट,
25% of the remaining is spent for household items, 25% of the remaining as income tax, and 15% of the remaining on clothes. Then he is left with 10,404 rupees. फाइंड हिज टोटल सैलरी। हमें उसकी टोटल सैलरी बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास किसका है, परसेंटेज का, और वो भी इनकम में शेष का, रिमेनिंग की जब बात कर रहे हैं। पहला वो खर्चा करता है 15% हाउस रेंट देते हैं, रिमेनिंग का वो क्या करता है 25% हाउस होल्ड आइटम पर परचेज करता है, रिमेनिंग का 25% टैक्स देता है, और रिमेनिंग का 15% वो क्या करता है कपड़ों पर खर्च करता है। 15% को हम फ्रैक्शन में क्या 3/20 लिख सकते हैं, 25% 1/4, 25% 1/4 और 15% क्या आया 3/20। तो अगर हम उसकी इनकम इनिशियली 20 ले रहे, 3 उसने अगर स्पेंड कर दिए तो बचाएगा कितने 17। फिर इनकम 4 थी, 1 खर्च करा तो बचे कितने 3। फिर इनकम 4 थी, 1 खर्च कर दिए तो बचे 3। फिर इनकम 20 थी, 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने 17। तो अपन अगर इसकी टोटल इनकम निकालें तो 20 × 4 क्या बना 80, 80 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 6400। यहाँ से अगर अपन उसकी सेविंग निकाले तो 17 × 3 क्या बना 51, 51 का स्क्वायर क्या बना 2601। हमारे पास क्या गया 2601 उसकी सेविंग आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी सेविंग कितनी है 10,404 रुपीज, और हमें यहाँ से उसकी क्या चाहिए इनकम। तो 10,404 रुपीज की वैल्यू इक्वल है 2601 की वैल्यू चाहिए 6400 की। तो ये चला जाएगा 4 टाइम। 6400 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,600। तो उसकी हमारे पास इनकम कितनी आ गई 25,600 रुपये। आंसर क्या गया ऑप्शन ए, ये हमारे पास आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हमें कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। तो हमें क्या करना है इनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्पर्शिका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को पता है कि ट्रांसवर्स अगर अपन कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालते तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है रूट में डी स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर। डी क्या होता है दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100 माइनस के अंदर दोनों रेडियस का सम 4 और 2 दोनों की रेडियस का टोटल बना 6, 6 का स्क्वायर आया 36। तो 100 माइनस 36 क्या आया रूट में 64, और रूट से 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है टेंजेंट की लेंथ निकालने का। दो टेंजेंट होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछला पेपर सोल्व कराओ तो पिछले पेपर में उसने पूछा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में, तो उसके फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ R1 माइनस R2 का स्क्वायर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहा है इफ 35 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कह रहे 25 और x का मध्य अनुपाती अगर 35 है तो हमें क्या करना है x का मान बताना है कि क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल b क्या होता है रूट में AC, ये हम सब लोग जानते हैं। तो b की वैल्यू दे रखी है 35 इक्वल आ जाएगा रूट में AC, a का मान 25 और c का मान x। तो 35 इक्वल आ जाएगा रूट से 25 को बाहर लाएंगे 5 इंटू क्या आएगा रूट एक्स, 5 से क्या 7 टाइम रूट एक्स बराबर 7, तो x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे 49। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 49। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था बड़ा इजी सा। मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं हमें पता है A/B प्रोपोर्शन में अगर B/C है तो A/B बराबर B/C लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर बराबर AC, तो b की वैल्यू क्या आती है रूट AC, और b हमारे पास यहाँ क्या है मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 ये रहा हमारे सामने।
कंसिडर टू कोसेंट्रिक सर्किल हैविंग द रेडियस 17 एंड 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्किल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल. हमें कह रहा है हमारे पास दो सेकेंद्रीय वृत्त है जिनकी रेडियस 17 और 15 दे रखी है. बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बतानी है जो क्या है छोटे वृत्त की स्पर्शिका. चलिए सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. तो हम लोग सबसे पहले दो सर्किल बना लेते हैं. एक हम लोग बड़ा सर्किल बना लेते हैं और एक सेकंड हम क्या करते हैं इसी में एक छोटा सर्किल बना लेते हैं. ये हम लोगों के पास दो कोसेंट्रिक सर्किल है. अब हम लोगों को दे रखा है कि यहां पर एक हमारे पास क्या है, बड़े वाले सर्किल के लिए एक हमारे पास क्या है कोड है जो छोटे वाले सर्किल के लिए क्या कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है. ये हम लोगों ने बना लिया. चलिए अब देखिए हमें पता है ये दोनों सर्किल के क्या है सेंटर, क्योंकि दोनों क्या है सेकेंद्रीय वृत्त हैं जिनके सेंटर एक ही है, जिनको हम क्या बोलते हैं कोसेंट्रिक. पहले वाले सर्किल की रेडियस हमें पता है कि हमारे पास रेडियस कितनी है 15, तो ये 15 हो जाएगी. बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है 17, तो ये डिस्टेंस 17 हो जाएगी. हमें क्या करना है इस ए बी की लेंथ बतानी है कि क्या होगी. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको डी मान लो. ये ए डी और बी डी आपस में क्या होती है इक्वल, और ये मेरे पास क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब ट्रेंगल ए ओ डी में अगर हाइपोटेनियस है 17, ओ डी है 15, तो ए डी की लेंथ क्या होगी 8. ट्रिपलेट रेशियो होता है 8, 15 और 17 का. यह हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं. अब ए डी की लेंथ अगर 8 है तो बी डी की लेंथ भी क्या होगी 8. तो पूरी जीवा ए बी की लेंथ क्या आएगी 8 + 8 16 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी हमारे पास 62 का आंसर आ जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 63 पर. अब ये भी सर्किल का क्वेश्चन है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी सर्किल का था. उसमें हमें निकालनी थी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दो सर्किल के लिए. यहां हमें निकालना है एक सर्किल के लिए तो ये जीवा का काम कर रही है और अंदर वाले सर्किल के लिए स्पर्श रेखा का टेंजेंट का. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर. 63 देखो हमारे पास क्या है डीआई का क्वेश्चन है. हम लोगों को एक चार्ट दे रखा है पाई चार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. देखिए हमें पाई चार्ट में क्या दिखा रखा है, द पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग्स. हमें ये पाई चार्ट किसी भी एक फैमिली का अलग अलग चीज़ों पर एक्सपेंडिचर और उनकी सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, यदि कुल खर्चा 84,000 है तो हमें क्या करना है उसका भोजन पर एक्सपेंडिचर बताना है कि क्या होगा. अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर अपने आप में 100% होगा. 100% की वैल्यू क्या होगी 84,000 रुपीज. हम लोगों को यहाँ से क्या चाहिए उसकी हमें बताना है भोजन पर खर्चा. तो फूड पर अगर एक्सपेंडिचर देखें तो फूड पर एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है 35%. तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 35% की. चलिए 35% की वैल्यू पर निकाल लेते हैं. तो देखिए ध्यान देना कैसे निकालें. हम लोगों को फूड का एक्सपेंडिचर चाहिए, टोटल हमारे पास है 84,000, रेशियो का टोटल हमारे पास 100%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 35% की. तो यहाँ से देखिए अपन इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल. 840 इंटू 35%, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज तो हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे. तो 840 इंटू क्या आया 35. अब अगर अपन 84 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, कैरी आ जाएगी 2, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 8 5 40 और 4 3 12, 52 बच जाएगा 2. मेरे पास पहले भी कैरी 2 थी तो 52 और 2 क्या आ जाएगा 54, फिर बच जाएगी कैरी 5, 8 3 24 और 5 क्या आ जाएगा 29. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29,400 रुपये. तो हमारे पास उसकी टोटल भोजन पर जो खर्चा है वो कितना आया 29,400 रुपये. ये हमारे पास है. चलिए ये डीआई का क्वेश्चन था पाई चार्ट का. स्पेशली हम लोगों को यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को ये जो सेविंग है इसको भी क्या करना होता है एज ए एक्सपेंडिचर काउंट करना होता है. इतना सा हमारे पास डिफरेंस रहता है. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर. 63 ये रहा हमारे सामने. देखिए 63 हम लोगों ने कर लिया. ये हमारे पास क्या है 64 नंबर. हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं
कि वर्ग की विपरीत भुजाएं प्रत्येक वृत्त का व्यास बनती है। यदि वर्ग के शेष क्षेत्र का एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, प्रत्येक वृत्त के व्यास का माप बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। हमें क्या कहा गया, टू इक्वल सर्किल आर ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर इन सच ए वे दैट अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। चलिए सबसे पहले अपन अगर इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया। अब हमें पता है इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो इक्वल क्या है सर्किल है, जिनकी साइड क्या करती हैं, इसके डायमीटर का काम करती हैं। ये एक सर्किल हमारे पास बना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन एक ऐसा ही और सर्किल बना लें, ये देखिए हम लोगों ने ये दो सर्किल बनाए। अब हम लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन करते हैं। हमने एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार से बनाई कि वर्ग की विपरीत भुजाएं वृत्त का व्यास का काम करती हैं। अब ये सर्किल के अगर डायमीटर का काम करती हैं तो ये क्या होगी, सर्किल की रेडियस, और ये भी क्या होगी, रेडियस। इसका मतलब स्क्वायर की साइड जो होगी वो किसके बराबर होगी, 2r के। हमें रिमेनिंग पार्ट का, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा इसका एरिया क्या दे रखा है, 42। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक वृत्त के व्यास का माप बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, ये रेडियस है, यहाँ स्क्वायर के अंदर तो ये एक सेमी सर्किल ही आ रहा है। पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक सेमी सर्किल ये रहा, एक सेमी सर्किल ये रहा, दोनों की रेडियस तो सेम ही है, तो दूसरे का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर बाई 2, प्लस हमारे पास रिमेनिंग जो एरिया था वो 42 था। अगर इन तीनों को जोड़ दो तो ये क्या स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 2r है तो क्या जाएगा, इक्वल में 2r का स्क्वायर। ऐसा हम कह पाएंगे क्या। हमने सबसे पहले इस सेमी सर्किल का एरिया लिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, फिर नेक्स्ट इस सेमी सर्किल का एरिया लिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, और दोनों सेमी सर्किल के बाद बचे हुए पार्ट का एरिया ले लिया 42। अब ये तीनों चीजें जब अपन मिला देंगे तो ये क्या पूरे स्क्वायर का एरिया बन गया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब उसकी भुजा का मान क्या है, 2r, तो 2r का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 42 बराबर 2r का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, 4r स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर आती है माइनस का, तो 4r स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 42। आर स्क्वायर अगर कॉमन ले ले और पाई की जगह रख दे 22/7, ये बराबर किसके आ जाएगा, 42 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 6/7 बराबर 42। 6 से चला गया 7 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 49। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। तो हमारे पास रेडियस अगर 7 आई, हमें बताना है इसका डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, 2r, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका डायमीटर कितना आ गया, 14 आ गया। तो देखिए ध्यान देना, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 65 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 65, 15 नंबर। देखिए हमें क्या दे रखे हैं, यदि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलते हुए एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो बस का इस यात्रा को पूरा करने में सामान्य समय क्या होगा। मूविंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ए बस इज 20 मिनट लेट, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब देखिए 6/7 स्पीड से चल रहा है, 6 और 7 में डिफरेंस 1 का, हम कह रहे हैं 1 का डिफरेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मिनट का, 20 मिनट का। 1 की वैल्यू 20 मिनट, मुझे उसका ओरिजिनल टाइम चाहिए, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे, तो 6 की वैल्यू 20 इंटू 6 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स। तो वो ओरिजिनलिटी में कितने टाइम में पहुंच जाती थी, 2 आवर्स में बस वहां पर पहुंच जाती थी। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 देखो, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। हमें कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, AB, PQ, QR एंड RP हम लोगों को दे रखी है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल ABC
सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के, तो इनके साइड्स का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। ये रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोगों को इनकी लेंथ दे रखी है, ए बी हमारे पास क्या है 8, पी क्यू हमारे पास क्या है 12। तो 8 और 12 का अगर अपन रेशो निकाले तो क्या 2:3 आया। तो क्या सारी साइड्स का रेशो हमारे पास क्या 2:3 आ जाएगा। हम लोगों को पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ हम लोगों को 12, उसका हमने यूज कर लिया। क्यू आर की लेंथ 18 है। अब मैं यहाँ पर अगर 2 बी सी अपॉन में क्यू आर की जगह 18 रख दूँ और इसको इक्वल रख दूँ 2:3 के, तो बी सी की लेंथ क्या आ गई 12 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अगर ट्रेंगल का पेरीमीटर बताना है तो तीसरी भुजा भी निकालनी होगी। ए सी की लेंथ निकाले तो हमारे पास रेशो बराबर है 2/3 के, ए सी की लेंथ निकालनी है। क्या पी आर हम लोगों को दे रखी है, पी आर की लेंथ क्या है 24। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए क्या 8 बार, तो ए सी की लेंथ 8 दूनी क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हुआ, तीनों लेंथ है, ए सी 16 है, बी सी 12 है और ए बी हम लोगों को पहले से ही क्वेश्चन में दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो 8 + 12 + 16 तो क्या आ जाएगा 36। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमें पेरीमीटर मिल गया। हम चाहते तो इस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट हमें पता लग गया कि ये 8 और 12 थी, तो इनका रेशो क्या है 2:3। तो सारी साइड्स का रेशो क्या होगा 2:3। तो डायरेक्ट भी अपन उसी तरह से कर सकते थे। अब सारी साइड्स का रेशो 2:3 के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 ये रहा हमारे पास, और जो 66 था ये हमारे पास किसका क्वेश्चन था, हमारी ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्वेश्चन था सिमिलर करने का। इससे पहले ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन हम और कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सर्किल से टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या कह रहे हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। पाई की वैल्यू में 3.14 का यूज करना है। ए हेमिस्फीयर हैज द रेडियस 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्या होता है 3πr²। पाई की वैल्यू रखिए 3.14, आर का स्क्वायर रेडियस है 6.2, तो क्या 6.2 का स्क्वायर कर दें। तो 3 को अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 9.42। इनटू के अंदर अगर अपन देखें तो 6.2 का हमारे पास स्क्वायर आया। अब 6.2 62 का अगर अपन स्क्वायर निकालें तो हमारे पास क्या जाता है 3844 पॉइंट है, तो क्या लिख दें 38.44। अब हमें इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को तो थोड़ा सा कम कर दूं 9.4 ले लो, और इस वैल्यू को अगर मैं 38.44 की जगह अगर 5 ले लूं तो मेरे पास लगभग वैल्यू आ जाएगी। तो अपन अगर इसको सोल्व करें 38.5 को 9.4 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 38.5 का सबसे पहले 10 गुना करा तो क्या आया 385। 0.6 गुना कम करना है, तो अगर मैं इसका 6 गुना करूं तो 400 का 6 गुना 2400, लगभग इसमें से 24 के अराउंड कम करूंगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 361 के अराउंड। अब 361 से थोड़ी सी ज़्यादा ही आनी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 362.10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आया 362.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला था जिसका एरिया निकालना था, और सिर्फ हमें यहाँ क्या करना था, इसकी कैलकुलेशन करनी थी, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। 68 देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते। यदि इसी संख्या को 16 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट 43 एज द रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए ध्यान देना, हमने क्या कहा कि 304 से किसी को डिवाइड करा और रिमाइंडर मिला 43। अब अगर अपन इसी नंबर को 16 से डिवाइड करें तो नया रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। तो अब नया रिमाइंडर कैसे निकालें,
पहले वाले रिमाइंडर के अंदर नए डिवीजर का भाग दे देंगे। पहले वाला रिमाइंडर 43 था और इसमें नया डिवीजर क्या है 16। तो 16 का अगर भाग दूं तो 16 दूना 32, क्या बच जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 11। और रिमाइंडर निकालने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, डिवीजर 1 में डिवीजर 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो डिवीजर जो 1 था 304, उसमें क्या है 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए हम ऐसा कर पाए। अदरवाइज आंसर क्या होता, कांट बी डिटरमाइन। तो 43 में 16 का भाग देने पर क्या बच गया 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 देखिए हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ 5 कंटिन्यू इवन नंबर्स इज 2770, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर इज। हमें कह रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2770 है। तो हमें तीसरी और पांचवी संख्या का योग बताना है कि क्या होगा। अब 5 कंटिन्यू सम नंबर्स का योग अगर 2770 है, तो अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 2770 में अगर अपन 5 का भाग दें तो 25 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 27 फिर चला जाएगा 5 बार, बच जाएगा 2 फिर चला जाएगा 4 बार। तो हमारे पास एवरेज आया 554। एवरेज क्या बीच वाला नंबर होता है, 2 नंबर इससे छोटे होंगे और 2 नंबर इससे बड़े। अब ये इवन नंबर्स है तो इससे बड़ा इवन नंबर 556 और 558, इससे छोटे नंबर 552 और 550। हमें तो सिर्फ थर्ड और फिफ्थ का सम चाहिए, तो थर्ड है 554 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास 558। इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 1112। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए 69 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, हम एवरेज की मदद से निकाल सकते हैं, या हम इवन नंबर का सम x + 2 x + 4 इस तरह से भी कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा हमारे सामने, कह रहे 47 राजमिस्त्री 47 राजमिस्त्री एक काम को 35 मीटर लंबी खुदाई हमें कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में इस प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई की खुदाई करने में कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। हमें कह रहा है 47 मेंशंस कैन डिग ए 35 मीटर लॉन्ग टिनेज इन 1 डे। चलिए देखिए ध्यान देना, ये हमारे पास क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो देखो हमें कह रहा है 47 लोग 47% 35 काम कर देते हैं, 35 मीटर खुदाई कर देते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो हमें बताना है इस प्रकार की 105 मीटर खुदाई एक दिन में करवानी हो तो कितने व्यक्ति चाहिए। मान लिया x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x × 35 बराबर 47 × 105। 35 से क्या 1 टाइम, ये क्या 3 टाइम। तो 47 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 141। तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 141 लोगों की। ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 70 का। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, सिर्फ और सिर्फ MDH का कंसेप्ट लगाना है। चलिए अभी पेपर के करे 20 क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 71। 71 देखिए हमें क्या कहता है, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, हमें ये बताना है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5%, अगर हम स्क्वायर की साइड को a को 5% से इंक्रीज कर देते तो हमें क्या करना है, इसके एरिया में बताना है कि कितने % की वृद्धि होगी। तो एरिया पर हमें नेट इफेक्ट चाहिए। हम लोगों को पता है एरिया क्या होता है a², तो a पर 2 पावर है तो 5% के 2 चेंज होंगे। तो इन दोनों चेंज का नेट इफेक्ट निकालने, तो नेट इफेक्ट के फॉर्मूले में वैल्यू रख दें 5 + 5 + 5 × 5/100। तो क्या आ जाएगा 10.25। तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 10.25% की। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो इसको सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते थे, 5% बना 1/20। इसका मतलब भुजा ओरिजिनलिटी में 20 थी, अब 21 हो गई, फिर 20 से 21 हो गई। तो हमारे पास एरिया क्या हुआ, 400 से कितना हो गया 441। कितना बढ़ गया 41। किससे बढ़ गया 400 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो 41 में अगर 4 का डिवाइड करूं तो क्या गया 10.25%। तो इसका एरिया कितने % से इंक्रीज हो गया, 10.25% से। अब जिन लोगों ने नेट इफेक्ट बड़े अच्छे से पढ़ा है वो तो डायरेक्ट देखते इसका आंसर टिक कर सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 देखिए हमें क्या करें। इफ द ब्रिक साइज इज 25 इंटू 12 इंटू 9 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये हम लोगों को दे रखा है, हमें एक ईंट का साइज दे रखा है कि क्या है, एक दीवार बनानी है और उसमें हमें नंबर ऑफ ईंटें बतानी है कि कितने लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर अपन निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है हमारी जो वॉल है जो हमें बनानी है उसका वॉल्यूम अपॉन में एक ब्रिक का वॉल्यूम। चलिए कोशिश करते हैं, पूरी दीवार का वॉल्यूम हमारे पास है LBH हमें दे रखा है, सबकी यूनिट हमें सेम रखनी है। तो 10 मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू करा 100 से, बी हमें 22.5 दे रखी है और हमें उसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू करा 100 से। ये पूरी दीवार का वॉल्यूम आ गया। एक ईंट का वॉल्यूम हम लोगों को पता है 25 इंटू 12 इंटू 9, ये हम लोगों को दे रखा है। तो यहाँ से अपन नंबर निकाल लें। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा 10, 25 इंटू 9 225, ये कैंसिल। फिर 6 से अपन ने इसको काटा, ये चला गया 2 बार, 10 से 10 कैंसिल, 2 से ये चला गया 50 बार, 50 इंटू 100 क्या आ जाएगा 5000। तो हमें इस दीवार को बनाने के लिए ऐसे कितने ईंटों की आवश्यकता है, 5000 की। ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। 72 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास था ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन अपन इससे पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते। 73 देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू 15/17। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखिए हमें साइन थीटा दे रखा है 15/17। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर 15 है, हाइपोटेनियस अगर 17 है, तो हम क्या कह सकते हैं, बेस कितना होगा 8 होगा, क्योंकि 15, 8 और 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट रेशो होते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, 15 कोट थीटा प्लस के अंदर 17 साइन थीटा अपॉन में 8 टेन थीटा प्लस 16 सेक थीटा। हमें इसका मान निकालना है। कोट थीटा की अगर अपन बात करें, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 17 साइन थीटा क्या है, 15/17। 8 टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस के अंदर 16 सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल और 8 से चला गया 2 टाइम। तो क्या बचेगा, 8 + 15 अपॉन में 15 प्लस 2 इंटू 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। 15 + 8 बना 23 और 34 + 15 क्या बना 49। तो क्या आया 23/49। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। और थीटा में 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखा है, इसीलिए तो हम लोगों ने इसकी सारी वैल्यू को पॉजिटिव लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जिसमें हमें डायरेक्ट बस ट्रिपलेट रेशो का यूज करना था। 74 देखो हमें क्या कह रहे हैं, हमें 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का। इफ x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब माइनस 3y इंटू 2x² - 3y² बराबर ky³। तो हमें k का मान बताना है कि क्या होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, x + y का होल क्यूब माइनस में x - y का होल क्यूब माइनस में 3y इंटू 2x² - 3y²। इसको हमें सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सब लोग जानते हैं कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब माइनस में क्या आएगा 3a इंटू बी, ब्रैकेट में क्या आता है a - b। ये हमारे पास क्या आता है प्लस में। तो a³ - b³ क्या बना, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b। तो अब देखो अगर मैं इस पहली टर्म को a बोलूँ और दूसरी टर्म को b बोलूँ, तो a³ - b³ की अगर अपन वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, a - b का होल क्यूब प्लस क्या आएगा 3a x + y, b क्या आएगा x - y इंटू में क्या आया a - b। अब इसको सोल्व करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो a - b डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ 2y।
और माइनस की जो टर्म थी 3y इंटू 2x² माइनस 3y², मैंने उसको वैसे का वैसा लिख दिया। तो अगर इसको सोल्व करूं, y प्लस वाई क्या बना 2y, 2y का अगर अपन क्यूब करें तो क्या बना 8y³। अब ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई x² माइनस y², तो 3x² माइनस y² इंटू क्या बना 2y। अब 3y को अगर अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा माइनस में 6x²y और माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा तो क्या बनेगा 9y³। तो हमारे पास क्या है 8y³। मेरे पास क्या आ जाएगा 6y को अगर x² से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 6x²y माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा 6y³ माइनस में 6x²y प्लस 9y³। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, सिर्फ y³ वाली टर्म बची, और y³ वाली टर्म तो बचनी थी क्योंकि सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या था ky³। तो 8y³ प्लस 9 17y³ और 17y³ में से 6y³ घटाया तो क्या आ जाएगा 11y³, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 17y³ में से जब हम लोगों ने 6y³ घटा दिया तो क्या आ गया 11y³, ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें k का मान चाहिए। 11y³ को अगर अपन ky³ के बराबर रखेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा 11, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी देखो किसका है, अलजेब्रा का। इससे पहले वाला क्वेश्चन 74 भी अभी हमने जो करा वो भी किसका था, अलजेब्रा का। 75 देखो हमें क्या करें, a प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 28 है। तो हमें क्या करना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू बतानी। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस में ab माइनस bc माइनस c, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब a प्लस बी प्लस सी तो हमें पता है क्या है 11, हमें a² प्लस b² प्लस c² फाइंड करना पड़ेगा, और हम लोगों को ये पता है कि माइनस में ab bc और ca का मान क्या है 28। चलिए तो इसको फाइंड करते। इसको फाइंड करने के लिए क्या लिखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11, तो 11 का स्क्वायर 121, a² प्लस b² प्लस c² फाइंड करना है। अब 2 ab, इसका मान हमें पता है ab प्लस बी सी प्लस सी 28, तो 28 का डबल 56, 56 हमारे पास इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 44 प्लस 21 हमारे पास क्या बच जाएगा 65, बराबर क्या आया a² प्लस b² प्लस c²। तो ये मान उठाकर अपन यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 65 माइनस 28, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 37, और 37 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 407। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास 75 नंबर का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के पेपर के मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस को हमने एनालाइज करा। इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट रहे, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड करूंगा। तो अपन मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें।